जब भी आप प्रेसिज राइटिंग को करते हैं, पहले तो आप कोशिश करें कि उसको अच्छी तरह पढ़ लें। ये रूल्स हैं। अगर आप किसी प्रेसी बनाना चाहते हैं, पहली तो बात यह है कि ये जो पूरा पैराग्राफ है, ये जो पूरा पैसेज है, ये एक पैसेज आपको दिया जाएगा। आपने उस पैसेज का क्या करना है, 1/3 करना है। क्या करना है, उस पैसेज का तीसरा हिस्से में आपने उसको समराइज कर देना अपने वर्डिंग में। ये नहीं कि वही अल्फाज जो है हू बहू कर दे, नो भाई। आपने सेंस वही रहे और आपने उसको पूरा एक रीफ्रेस करके देना है। यस। बात समझ आ गई? ये नहीं कि आप उधर से मतलब उसके 3 पैराग्राफ हैं, आप एक पैराग्राफ उठा के लिख दें भाई जी मैंने 1/3 कर दिया। नो, दे विल नॉट एक्सेप्ट इट। सेंस वही रहे, आपने टोटल वर्डिंग नहीं लिखनी है, अपने लफ्जों में लिखना है। वो आपको चेक करना चाहते हैं क्या आप पढ़ के कोई अपने लफ्जों में लिख सकती हैं। इसे कॉल प्रेसी राइटिंग, प्रेसिज राइटिंग। आपने प्रेसिज राइटिंग के रूल सीखने हैं और पूरा जो पैसेज है उसका 1/3 लिखना है। मतलब आपका जो पैसेज है वो है, कितने में लगा लें, 300 वर्ड का है। अगर वो इतना होता नहीं है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 150 का होगा या 100 का। अगर वो 300 का है तो फिर आप क्या करेंगे, इसको 3 पे डिवाइड कर लें। तो कितने वर्ड हमने लिखने हैं फिर, 100। ठीक है। इसी तरह अगर 100 का है तो उसको भी 3 पे डिवाइड कर लें। तो जो इससे आएगी, जो पूरी आएगी 33 पॉइंट समथिंग बनते हैं। फिर हमें 33 पॉइंट कोई समथिंग कोई वर्डिंग बनते हैं अगर 100 का हो। यस। ये रूल आपने माइंड में रखना है कि आपने जितना पैसेज हुआ उसको 3 पे डिवाइड कर लेना है। कितने उसमें, कितने हैं उसमें, 200 वर्ड हैं, 300 वर्ड हैं, उसको 3 पे डिवाइड कर लें। आपके पास निकल आएगा कि इतने वर्ड में अप्रोक्सीमेटली होना चाहिए। यानी ये नहीं आपने हूबहू ही उतने वर्ड्स बनाने हैं, तो उसके आगे पीछे होना चाहिए। ये ना हो कि अब बहुत ही लंबा लिख दें, मतलब उसकी उसकी तादाद जो है वो 100 है और आप 150 की उसकी प्रेसी बना दें। नो, इट विल बी रॉन्ग। पहला रूल समझ आ गया कि पहली बात तो ये है कि उसको 1/3 में लिखना है। फिर ये करना है कि आपने उसको थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है। मतलब वो अगर फर्स्ट पर्सन वहां पे बात कर रहा है तो आपने उसको क्या करना है, थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू देना है। यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है तो उसको क्या बना देना है, या तो वो बात होगी फिर दे में या ही में या शी में, इस तरह के पॉइंट ऑफ व्यू बना देना है। थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन सा होता है, आई, माई, मी, वी, आवर, अस। वो भी मैं साथ साथ डिस्कस करूंगा ग्रामर आपके साथ, क्योंकि ग्रामर भी आपकी मुझे लग रहा है कि अच्छी नहीं है। यू, योर, यू, ये सेकंड पर्सन है। योर। ये क्या है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। और ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। और ये वाला थर्ड पर्सन प्रोनाउन। और इसमें कौन कौन से होते हैं, क्या, दे, देयर, देम, और देम। ही, हिज, हिम, शी, हर। हर, हिम हर, सॉरी। शी, हर। अब इसकी भी 3 हालतें होती हैं। हालत का मतलब समझती हैं, उसकी कंडीशन होती है। ये होती है सब्जेक्टिव कंडीशन, ये होती है पोजेसिव कंडीशन, पोजेशन जो मलकियत बताती है। ये होती है ऑब्जेक्टिव कंडीशन। ये पहले वाली क्या होती है, सब्जेक्टिव, जो उसके सब्जेक्ट का बताती है। ये पोजेसिव, यस। और इसको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव कंडीशन। ले जी, इतनी समझ आ गई। यस सर। अब मैं कुछ पॉइंट आपको बताता हूँ, इनको या इनके स्नैपशॉट ले लें साथ साथ। इट इज इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द थीम ऑफ द पैसेज एंड सेपरेट मेजर पॉइंट फ्रॉम द माइनर वंस। द पॉइंट्स बिकम मेजर ओनली इन द रिलेशन टू द मेन थीम्स। अब ऐसे करना है कि इसको एक पहले तो 2 दफा पढ़ना है, कोशिश करें 3 दफा इसको अच्छी तरह पढ़ें। पढ़ने के बाद उसके जो मेजर पॉइंट है वो आपने बाहर निकाल लेने कि इस पैसेज के अंदर ये मेजर पॉइंट है।
मतलब जब मेजर पॉइंट आ जाएंगे बाहर तो फिर उनको इकट्ठा करना आसान हो जाएगा। और उसमें कोहेसिव डिवाइस फाइंड करें। कोहेसिव डिवाइसेस कौन सी हैं, कोहेजन देखें उसके अंदर क्या कौन बना रही हैं। कोहेसिव डिवाइस क्या होती हैं, जैसे बट और देयरफॉर, ठीक है, और उसके बाद एंड, इस तरह की जो लिंकर्स होते हैं, कोहेजन का मतलब होता है मिलाने वाले, इस तरह की डिवाइसेस फाइंड करें कौन कौन से हैं। ठीक है, वो भी आपने एक साइड पे उनको भी अंडरलाइन कर लेना और मेन पॉइंट भी साथ लिख लेने हैं ताकि जो मेजर पॉइंट है वो बाहर निकल आए। फिर उसके बाद हम उसकी को हमने हूबहू तो वैसे सेंटेंस लिखने नहीं है क्योंकि वो हमें इजाजत नहीं देता एग्जामिनर। हमने उसका क्या करना है कि उसी का ही एक थीम सा बनाना है उसी के अंदर से ही, ताकि हमें उसका मेजर थीम मिल जाए कि ये इसके बारे में, ताकि हम उसके ऊपर 100 या जितने वर्ड वो कह रहा है लिख सकें। Do not write your praise by reproducing a few sentences and deleting other. Brevity is good, but not at the cost of the clarity. Excessive economy of the word may lead to ambiguity and must be avoided. एक तो आपने ये नहीं करना कि बस वो जो वर्ड्स हैं उनको ही दोबारा रिप्रोड्यूस कर दें एक ही पैसेज को, फिर वो बिल्कुल ही कम बन जाएगा। Yes. भी मतलब एक दो इस तरह पैसेज हैं, आप एक लें वो छोटा सा वही लिख दें हूबहू पैसेज। नो, आपने क्या करना है कि उसमें से मेन पॉइंट निकालने और फिर अपने लफ्जों में बनाना है। इतना ब्रीफ उसको Yes. ब्रीफ नहीं करना कि वो बिल्कुल ही एक अपनी सेंस ही खो दे। योर प्रेसेस ऑट का मतलब होता है और कि जब आप किसी को नसीहत करते हैं ये इसके लिए इस्तेमाल होता है। योर प्रेसेस ऑट टू बी इंटेलिजिबल टू द पर्सन हु हैज नॉट, जिसने उसको रीड द ओरिजिनल पैसेज, जिसने ओरिजिनल ना पढ़ा हो उसको भी समझ आए, यानी वो इतनी इंटेलिजिबल हो कि सम काबिल फहम हो कि जिस बंदे ने उसको नहीं पढ़ा कि वो भी समझ ले, यानी वो इतनी काबिल फहम बन जाए कि जिस बंदे ने आपका पैसेज भी नहीं पढ़ा वो आपकी प्रेस ही पढ़ के समझ जाए कि मेन आइडिया क्या है। Presses has to be written as far as possible in your own word. However, this does not mean that each and every word of the passage must be replaced. You can retain a few significant phrases, say technical terms, and the keyword presses is always written in the third person. एक तो थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू में होनी चाहिए। दूसरा Yes. उसने कहा कि ये नहीं कि हर चीज को ही आपने रिप्लेस कर देना, इतनी ज्यादा स्ट्रिक्टनेस भी नहीं होती कि उसमें कुछ टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, मतलब जिनको जो टेक्निकल वर्ड ऐसे वर्ड होते हैं आंसर के जिनको हम नहीं कर सकते मतलब रिप्लेस। बाज़ कुछ वर्ड ऐसे होते हैं Yes. हमारे माइंड में नहीं आ रहे होते उनके मीनिंग, तो आप वो भी लिख सकते हैं, इतनी ज्यादा पाबंदी भी नहीं है। और हमेशा अगर फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू दिया गया है में लिखा गया आई माई यूज किया, उसने वी किया तो हमने उसे ही शी में बदल देना है। अंडरस्टैंड? Yes. फिर उसके बाद इन द पैसेज वेयर देयर द राइटर यूजेस द फर्स्ट पर्सन स्टार्ट योर पैसेज विद द फ्रेज द ऑथर सेज। अगर उसने कहीं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यूज किया हुआ आई माई या फर्स्ट पर्सन नरेटर आया हुआ है तो आपने उसको बदल के कहा द ऑथर सेज, ऑथर कहता है, फिर थर्ड पर्सन में चला जाता है वो। ठीक है, बट अवॉइड रिपीटिंग दिस इन प्रेसेज, और बार बार रिपीट ना करें। If there are statistical figure in the passage that support the certain generalized fact, you safely omit them. But if the figures are basic to understanding the passage, they should be retained in the passages. कोशिश करें कि टेक्निकल वर्ड को ज़्यादा चेंज ना करें, जो उसके टेक्निकल वर्ड्स हैं बाकी चेंज कर लें और इस तरह पॉइंट लिख लें, ऐसे साइड पे लिख लें, उन पॉइंट को इकट्ठा करें और उससे बंदे को पता चल जाता है कि किसके दरमियान बात हो रही है। और आपको एक बात बताऊं, नाउन्स, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये तीन चीजें जो हैं आपको क्या देती हैं, मालूमात देती हैं, इंफॉर्मेशन देती हैं किसी टेक्स्ट के अंदर। इनके ऊपर अगर आप जोर दें तो ये आपको बता देते हैं कि बात किसके बारे में हो रही है। मतलब अगर डेथ की डिस्कशन हो रही है तो डेफिनेटली लाइफ भी साथ डिस्कस हो रही है।
तो इन दोनों के दरमियान रिलेशन डिस्कस हो रहा है, पता चल जाता है बंदे को. Part of the original passage should be dealt with according to the importance and not according to the space assigned to it. ठीक है जी. Original passage, part of the original should be dealt with according to its importance, not according to the space assigned to it. Space नहीं, original passage से related जो भी data है आपने वो देना है. उसके बाद you are not supposed to give any comment appreciative or critical about the idea expressed in the passage unless otherwise indicated. You are supposed to reduce the passage into 1/3 of its original length. अब देखें वही बात जो मैंने की वही आ गई. पहली तो बात ये है कि आप अपने क्रिटिकल कमेंट नहीं दे सकते. आप कौन सा कोई थीसिस या कोई किसी चीज को क्रिटिसाइज कर रहे हो? नो. आपके सामने एक पैसेज है, आपका वो चेक कर रहे हैं कि आपकी कॉम्प्रीहेंशन क्या है, उसको समराइज करने की एबिलिटी क्या है. वो आपको ये तो नहीं कह रहे कि आप कोई क्रिटिसाइज कर दें किसी चीज को. आप क्रिटिकल रिमार्क्स नहीं, नो क्रिटिकल रिमार्क्स, नो क्रिटिकल रिमार्क्स. मतलब उन्होंने कोई पैसे दे दिया आपको, वो पूछ रहे हैं एजुकेशन सिस्टम के बारे में, तो आप कह दें जी पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं है, तो आपने क्रिटिकल रिमार्क्स दे दिया. पाकिस्तान का तो एजुकेशन सिस्टम ही ठीक नहीं है, आप वहां पे रिमार्क्स देकर आ जाएंगे, वो काट देंगे कि भाई हमने आपसे रिमार्क्स तो मांगे नहीं, आपसे ये कहा है कि आप उस पूरी टेक्स्ट को क्या करें, समराइज कर दे 1/3. उसका क्या कर दें, 1/3 कर दें. होप यू गॉट द पॉइंट. उसके बाद 11 इसका पॉइंट है कि देयर कैन बी 2 और मोर पैराग्राफ इन द पैसेज. पैसेज के अंदर 2 से ज्यादा पैराग्राफ भी हो सकते हैं. बट इन द पैसेज रिप्रोड्यूस ऑल द आइडिया इन 1 पैराग्राफ. अब आप लेट सपोज वो 3 पैराग्राफ में आपको दे रहा है या 2 पैराग्राफ में आपको दे रहा है प्रेसेस, तो आपने प्रेसेस को कितनों में करना है, एक ही उसका पैराग्राफ बनाना है, 1 पैराग्राफ. डज इट मेक सेंस? आंसर, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? उसके बाद एज अ जनरल रूल अवॉइड W, what, why, whose, whom in the presses. अब इसमें क्वेश्चन यानी पूछने से दरेक करें, मतलब ये ना करें कि WH का इस्तेमाल ना करें क्वेश्चन का, ये आपने इस्तेमाल नहीं करना. तो मेन पॉइंट क्या क्या है आपने मुझे जरा समराइज करना. पहले मैंने क्या बताया कि एक तो प्रेसेस जो है वो 1/3, बात याद रखें. एक तो पहला पॉइंट हमने क्या डिस्कस किया कि पूरे 2 पैराग्राफ हैं या तीन हैं, उनको टोटल काउंट करना है और उसका 1/3 बनाना है. कि हमने मतलब अगर 100 वर्ड है तो हमने 33 लिखने हैं. अंडरस्टैंड? एक तो ये क्लियर हो गया. अगर वो 3 भी पैराग्राफ आपको दे रहा तो आपने कितने बनाने हैं, आपने एक ही पैराग्राफ के अंदर उसको समराइज कर देना है, उसका ओवरऑल जो उसके अंदर इन्स एंड आउट है, थीम जो है वो बताने हैं. और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब आपने अपनी वर्डिंग में लिखना है, उसकी वर्डिंग नहीं उठानी. फिर अगर फर्स्ट पर्सन दिया हुआ तो उसको क्या बना देना है, थर्ड पर्सन. वेरी गुड. और फिर आपने हूबहू उसको रिपीट नहीं करना, टेक्स्ट को आपने अपने आइडिया देने. उसको पढ़ना है 2-3 एक दफा समझ पढ़ोगी, दूसरी दफा पढ़ोगी, आपको पता चल जाएगा कि मतलब एनिमल्स की बात हो रही है, ह्यूमन की बात हो रही है, कॉलेज की बात हो रही है, एजुकेशन सिस्टम की बात हो रही है. ठीक है. अब जब वो सारी सेंस आप समझ जाओगे, पूरी सेंस जो है आपने ड्राइव कर ली उधर से, Yes. अब आप उसे 1/3 उसका पैसेज बना सकोगे. नहीं तो अदरवाइज कभी भी नहीं बनेगा, जो मर्जी करते रहें. 1 दफा पढ़ें, 2 दफा पढ़ें, 3 दफा पढ़ें, 4 दफा, अगर जब आपको सेंस, एग्जाम्पल ऐसे ही ले लेते हैं जैसे हम मिसाल के तौर पर एक आपके पास, अभी हम एक डिस्कस करेंगे, आपको पता चल जाएगा. मैं आपके सामने पढ़ूंगा और उसकी प्रेसी आपको बना के दिखाऊंगा. Yes. ये है प्रेसी. ठीक है. ये आपके सामने एक प्रेसी जो है ये दी गई है. मेक द
expresses of the following passage and suggest a suitable title. उसने title भी हमसे पूछ लिया है. Education does not develop autonomously. Yes. It tends to be the mirror of the society and the seldom at the cutting edge of the social change. It's a retrospective, in even conservative. Conservative का मतलब होता है पुराने. इस तरह बड़े बड़े जो उसके अंदर वर्ड्स हैं, जैसे एजुकेशन है, ऐसे निकाल निकाल के साइड पे ऐसे रख दी जाए. Since the teachers the young what others have experienced and discovered about the world, the futures of the education will be shaped not by education but the changes in demography, technology, and family. It and prepare the student to live and work in their society are likely to remain stable, but its means are likely to change dramatically. ठीक है, हमने एक पैराग्राफ पढ़ लिया. इस पैराग्राफ को आप गिन लें 1 2 3, यानी कितने पैरा हैं? ये 3 बन रहे हैं. अब 3 में एक में गिने कितने वर्ड्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. और इसको 11 के साथ क्या करें? ज़रब देते हैं. आपको निकल आएंगे कि इस पैराग्राफ में इतने हैं. दूसरे पैराग्राफ में भी अप्रोक्सीमेटली इतने होंगे. उसको 3 पे डिवाइड कर ले, वो टोटल चाहे वो 400 बनता है या वो जितना भी बनता है 500 बनता है, या उसको 3 पे डिवाइड कर दें. तो जो उसके डिवीजन के बाद निकलेगी, आपने उतने वर्ड में उसको लिखना है. School, colleges, and university will be redefined in fundamental ways. Who is educated, who they are educated, and where they are educated, all are due to the upheavals, but their primary responsibility will be much the same as it is now, to teach knowledge of language, science, history, government, economics, geography, mathematics, and arts are well skill necessary to understand today's problems and to use its technology in the decades ahead. Decades का मतलब क्या होता है? 10 साल का जो अशरा होता है. 10 साल के अरसे को क्या कहते हैं? 10 ईयर के क्या कहते हैं? डेकेड. कहता है कि in decade ahead there will be a solid consequences that the Horace Mann and American educators wrote in 1846. यानी उसने 1846 में लिखा कि intelligence is a primary ingredient in the wealth of the nations, in the recognitions of the powers of the idea. Education will be directed purposefully to develop intelligence as a vital national resources. वो क्या कहता है कि असल पावर कोई पैसा रुपया नहीं है. नेशन की पावर क्या है? कि वो इंटेलिजेंट कितना है. अब देखिए, एक बंदा स्मार्ट है. आपको पता है कि हाथी का दिमाग जो है उसका कितना वजन होता है? कोई 16 केजी होता है, और ह्यूमन का कितना है? 1.2 केजी है. तो स्मार्ट किसका? हाथी का दिमाग है या इंसान का? इंसान का माइंड देखो आगे पीछे सोचता है, हालांकि छोटा है, उसका वजन भी कम है, उसका 16 केजी है. तो ये दिमाग छोटा होने के बावजूद क्या है? स्मार्ट है. तो स्मार्ट चीजों की वैल्यू होगी इन फ्यूचर में. वो कहता है even as a nations recognize the value of education in creating the human capitals, the institutions that provide, क्या कहता है? even as a nation recognize the value of education in creating human capital. यानी कैपिटल क्या जनरेट करेगी? एजुकेशन जनरेट करेगी. जिसका एजुकेशन सिस्टम ज्यादा स्ट्रांग होगा वो उतना ही ज्यादा स्ट्रांग कंट्री होगा. अंडर इंक्रीजिंग द स्ट्रेंस, स्टेट कहता है कि स्टेट सिस्टम ऑफ एजुकेशन में नॉट survive demographic and the technological change, political upheavals, and is unstable regions, and the ease of the international travel will ensure a stately flow of immigrants, legal and illegal, from poor nation to rich ones, as tides of immigrations sweep across. आगे भी है. The rich world receiving nations have a choice.
दे कैन असिमिलेट, असिमिलेट का मतलब होता है एडजस्ट करना। क्या मतलब होता है? एडजस्ट करना, किसी चीज को एडजस्ट करना। The newcomers to their home cultures are can expect the proliferations of the culture within their broadened early this century. State system assimilated newcomers and taught them how to live. And today the social science front on the assimilation, seeing it is a form of the culture's coercions. State systems of education are likely to eschew the culture's impositions. In fact, the state schools may encourage trends that raise doubt about the purpose of necessity as state systems of education. नो, अब हमने इसका क्या करना है? इसको एक दो दफा पढ़ोगी आप, तीन दफा, तो आपको क्या पता चल जाएगा कि इसकी प्रेसी क्या है। ये इसकी प्रेसी है। पहली तो बात ये है कि इसका टाइटल क्या है। क्योंकि हमने पढ़ा है एजुकेशन क्या कर सकता है, कहता है चेंज ला सकता है, तो मैंने इसका टाइटल क्या रखा, नीचे देखें, एजुकेशन एजेंट ऑफ द सोशल चेंज। चेंज कौन करेगा? एजुकेशन सिस्टम क्या है? एजेंट ऑफ द सोशल चेंज। सोसाइटी के अंदर चेंज लाने वाला क्या होगा? बोलो, सोसाइटी के अंदर चेंज लाने वाला क्या है? एजुकेशन सिस्टम। तो इसका टाइटल ही मैं यहाँ पे लिखूंगा, एजुकेशन एंड एजेंट ऑफ एजुकेशन एन एजेंट ऑफ चेंज। एजेंट होता है चेंज करने वाला, एजेंट ऑफ चेंज। ये तो उसका टाइटल आ गया। अब देखिए ये प्रेसी बनी हुई है, इसका स्नैपशॉट ले लें, उसका भी ले लेना था, इसका जरूर लें। अब इसमें देखें